अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। मैंने चंद्रिका से कहा, इसका मतलब हुआ कि तुम ये भी जानती हो कि मैं रा के अहमदाबाद वाले हेडक्वार्टर के चीफ तक रसाई हासिल करने के लिए उसकी अकलौती बेटी मीनाकशी को अपना मुती और अपनी मुरीदनी बनाने की फिक्र में हूँ। चंद्रिका अभी तक मेरे सामने उसी तरह खड़ी थी। चांद दरख्तों के काफ़ी ऊपर आकर आहिस्ता आहिस्ता नीचे झुकना शुरू हो गया था। मैं दरख्त से टेक लगाए खड़ा था। चंद्रिका ने इसके जवाब में कहा, मुझे तुम्हारे सारे इरादों का पता है। मैंने साफ साफ लफ्ज़ों में उससे कहा, तो फिर मीनाकशी को मेरी मुरीदनी बनाने में मेरी मदद करो। चंद्रिका ने सर दा भरी और कहा, तुम जो मकसद लेकर भारतवर्ष में आए हो वो तुम जानो और तुम्हारा काम है। मुझे इसमें दखल देने की इजाज़त नहीं है। मैं इसमें दखल देना भी नहीं चाहती। तुम्हारी जान की हिफाजत की जिम्मेदार ज़रूर हूँ और जिम्मेदारी उस वक्त तक निभाती रहूँगी जब तक तुम भारत के मुल्क में हो। वो बोलते बोलते रुक गई। मैंने भी उसकी बात न काटी। एक पल के लिए खामोश रहने के बाद चंद्रिका ने कहा, हाँ, एक बात मैं तुम्हारी खातिर अपने पति देव की खातिर ज़रूर कर सकती हूँ। मैंने जल्दी से पूछा, वो क्या बात है? जल्दी से बताओ। चंद्रिका बोली, अगर तुम अपनी कलाई पर बंधे हुए मंगल सूत्र पर हाथ रखकर मेरी तरफ देखते हुए सिर्फ एक बार ये कह दो कि चंद्रिका, तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हारा पति हूँ। इस जन्म में हम जुदा हो गए हैं, अगले जन्म में हम फिर मिल जाएंगे। तो मैं तुम्हें गोपाल दास पांडे की इकलौती बेटी मीनाकशी के बारे में ऐसी राज की बातें बताऊंगी कि जब तुम उनका जिक्र उसके आगे करोगे तो वो तुम्हारी दीवानी हो जाएगी, तुम्हारी मुरीदनी हो जाएगी। फिर तुम उसे जो कहोगे वही करेगी। पहले मैंने सोचा कि मुझे इस किस्म के जुमले अदा नहीं करने चाहिए। क्या मालूम इनमें कोई ख़ास तिलिस्मी मंत्र हो और इसका मुझ पर असर हो जाए और मुझे बहुत गुनाह हो। फिर ख्याल आया कि इस किस्म की बातों से क्या होता है। ये सब हिंदू के बुत परस्तों वाले तोहमत हैं। मुसलमान तो बुत शिकन हैं, बुत परस्त नहीं है। और फिर ये महज दो तीन जुमले अदा करने से मेरे सीक्रेट मिशन की कामयाबी के इम्कानात रोशन हो जाएंगे। मैंने चंद्रिका से कहा, ठीक है, मैं ये जुमले दोहराने को तैयार हूँ। फीकी चांदनी में मैंने पहली बार चंद्रिका के चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट देखी जैसे उसके दिल की कली खिल उठी हो। मेरा क्या जाना था। मैंने उसी वक्त अपना हाथ बाएं कलाई पर बंधे हुए मंगलसूत्र पर रखा और चंद्रिका के चेहरे की तरफ तकते हुए ज़रा सा मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, चंद्रिका, तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हारा पति देव हूँ। इस जन्म में हम जुदा हो गए हैं, अगले जन्म में हम फिर मिलेंगे। चंद्रिका तो खुशी से झूम गई, कहने लगी, मैं जानती हूँ तुमने दिल से ये बात नहीं कही मुझसे अपना मतलब निकालना है, लेकिन अपना मतलब निकालने के लिए भी तुमने मुझे अपने होंठों से अमृत रस पिलाया है। मैं तुम्हारी धन्यवादी हूँ, इसलिए कि खामद अगर झूठ मूठ भी अपनी बीवी की तारीफ करे तो बीवी को खुशी ज़रूर होती है। मैं भी तुमसे खुश हो गई हूँ। मैंने कहा, तो फिर अपना वादा पूरा करो और मुझे मीनाकशी के मुतालिक वो राज की बातें बताओ जो सिवाय मीनाकशी के दूसरा कोई नहीं जानता। चंद्रिका कहने लगी, पहली राज की बात तो मैं तुम्हें यह बताती हूँ कि मीनाकशी हर रोज़ सुबह नहाने के बाद नया रंगदार जानगिया पहनती है। जिस रोज़ तुम मुझसे मिलोगे उसने सुर्ख रंग का जानगिया पहना होगा। दूसरी राज की बात यह है कि उसकी नाफ के नीचे से पिछले एक हफ्ते से अचानक एक फोड़े या फंसी का उभार सा पैदा हो गया है, जिसके बारे में उसने शर्म के मारे अभी तक अपनी खास लेडी डॉक्टर को भी कुछ नहीं बताया और वो अभी तक किसी को इसके बारे में कुछ नहीं बताएगी। तीसरी राज की बात यह है कि मीनाकशी ने अपनी एक खुफिया डायरी बना रखी है जिसका नाम उसने प्रेम ग्रंथ रखा हुआ है। अपने उस खुफिया डायरी में वो अपने दिल की बातें साफ साफ लिख देती है। उस डायरी में उसने अपने एक चाहने वाले चंद्रकांत के बारे में आज सुबह ही लिखा था कि ये शख्स मुझे लंका या रावण लगता है, मुझे इससे नफरत है, मगर मैं इसके साथ प्रेम का ड्रामा रचाकर इसे बेवकूफ़ बना रही हूँ। चौथी खास बात यह है कि जिस रोज़ तुम मीनाकशी से मिलने जाओगे उससे एक रात पहले मैं उसके ख्वाब में देवी दुर्गा माता के रूप में आऊँगी और उसे कहूँगी कि मीनाकशी, अगले जन्म में तेरा जन्म लोमड़ी के रूप में होगा। बस तुम्हारे लिए इतना ही काफ़ी है। ये इशारे बताओगे तो मीनाकशी तुम्हारी गुरविदा हो जाएगी। आगे उससे काम लेना तुम्हारा काम है। मेरे लिए इतने इशारे ही काफ़ी थे। चंद्रिका ने राह के चीफ जीडी पांडे तक पहुंचने
बल्कि उसका एतमाद हासिल करने के वास्ते मेरा रास्ता आसान कर दिया था और मेरी कामयाबी का पहला दरवाज़ा खोल दिया था। मैंने चंद्रिका का शुक्रिया अदा किया तो वो बोली, इसके एवज मैं तुमसे सिवाय इसके और कुछ नहीं चाहूँगी कि हमेशा मुझे अपनी पत्नी यानी बीवी समझना, और अगर कभी मैं तुमसे किसी ख्वाहिश का इजहार करूँ तो इनकार मत करना। इनकार करोगे तो मुझसे तुमने जो जो फ़ायदे हासिल किए हुए होंगे वो नुकसान में बदल जाएंगे। मेरी कुछ समझ में ना आया कि मेरे नुकसान से उसकी क्या मुराद है, मगर इस वक्त मुझे इन छोटी छोटी बातों पर गौर करने की ना ज़रूरत थी और ना ही मैं गौर करना चाहता था। मैंने मुस्कुरा कर कहा, नहीं चंद्रिका, मैं हमेशा तुम्हें अपनी पत्नी यानी बीवी ही समझूंगा। मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ। तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रही हो तो मैं भी हमेशा तुम्हारी ख्वाहिश का ख्याल रखूंगा। मैंने सोचा, आखिर इस हवाई मखलूक को जिसका कोई वजूद ही नहीं है, इसे अपनी बीवी समझ लेने में क्या हर्ज है। इतनी देर में आसमान पर सुबह का हल्का हल्का नूर फैलने लगा। वहाँ खड़े काफ़ी देर से बातें कर रहे थे। चांद को गुरूब हुए भी काफ़ी देर हो गई थी। मैंने कहा, अच्छा चंद्रिका, अब मैं जाता हूँ। चंद्रिका 2-3 कदम चलकर मेरे करीब आ गया। फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए जज्बाती लहजे में कहा, स्वामी, मेरा हाथ अपने हाथ में थाम लो। मैंने सोचा कि यह तो हवाई जिस्म वाली है, इसका कोई मादी जिस्म नहीं है। चलो इसकी ख्वाहिश पूरी कर देते हैं। मैंने अपना हाथ आगे कर दिया। उसने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। मैं अपनी जगह पर ठुठक कर रह गया। मेरे बदन में बिजली सी दौड़ गई। चंद्रिका का जिस्म मौजूद था। उसके हाथों में उसके बदन की गर्मी और खून की हरारत दौड़ रही थी। मैंने डर के मारे अपना हाथ पीछे खींचना चाहा तो चंद्रिका मेरे साथ लग गई। उसकी ज़ाफ़रानी साड़ी में से खुशबुओं की लपेटें उठ रही थीं। उसका जिस्म तप रहा था जैसे उसे बुखार हो गया हो। मैंने एक झटके से अपना आप चंद्रिका से अलग कर लिया। वो बाजू खोले मेरे सामने खड़ी हसरत याद से मेरी तरफ तक रही थी। शारद आह भर कर बोली, मेरे पति देव, बहुत जल्द हम दोनों का मिलाप होगा। अब मैं जाती हूँ। और वो दोनों हाथों से मुझे प्रणाम करके वापस मुड़ी और आहिस्ता आहिस्ता चलती दरख्तों के नीचे रात के पिछले पैर के अंधेरे में गायब हो गई। राग के चीफ जीडी पांडे पर अपना असर और रसोग जमाने और उसके भरपूर एतमाद को हासिल करने के लिए उसकी अकलौती बेटी मीनाकशी के जरिए मुझे जो करिश्मा या शोभा दिखाना था, उसकी ताकत मुझे चंद्रिका के जरिए हासिल हो गई थी। करीम भाई ने रात को जाते वक्त कहा था कि मैं कल रात आऊँगा। तुम इस नुक्ते पर गौर रखो कि मीनाकशी पर किस तरीके से अपने असर जमा सकते हो। करीम भाई भी यही चाहता था कि मैं मीनाकशी के जरिए उसके बाप और राह के कश्मीर पाकिस्तान अफेयर्स के चीफ मिस्टर जीडी पांडे तक रस्सी हासिल करूं, क्योंकि पांडे को अपनी अकलौती बेटी से बहुत मोहब्बत थी। अब चूंकि मीनाकशी को अपने कब्जे में करने वाला मंत्र मेरे हाथ में आ चुका था तो मज़ीद एक दिन इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने फैसला कर लिया कि दिन निकलने के बाद करीम भाई को उसके खुफिया नंबर पर फ़ोन करके उसे यहाँ बुलाता हूँ और कहता हूँ कि मैंने मीनाकशी तक रस्सी हासिल करने का एक तरीका सोच लिया है। अचानक ख्याल आया कि चंद्रिका ने मुझे अपने बारे में किसी को कुछ बताने से सख्ती से मना किया हुआ है। उसने शुरू ही में मुझे खबरदार कर दिया था कि अगर मैंने उसके बारे में किसी को कुछ बताया तो मेरे सारे फ़ायदे नुकसान में बदल जाएंगे। वो अपनी और मेरी मुलाकातों को राज में रखना चाहती थी। मैंने भी यही सोचा कि मुझे किसी को चंद्रिका के बारे में कुछ बताकर खामखा अपना नुकसान करने की क्या ज़रूरत है। मुझे तो आम खाने से गर्ज है और आम लाकर चंद्रिका ने मेरी झोली में डाल दिए थे। मैंने करीम भाई को सुबह टेलीफोन करके बुलाने का ख्याल दिल से निकाल दिया। वो सारा दिन मैंने बड़ी बेचैनी से गुजारा। रात हुई तो करीम भाई आ गया। उसने आते ही मुझसे पूछा कि मैंने मीनाकशी पर असर और रसोग जमाने का कोई तरीका सोचा है क्या। मैंने यूं ही बड़े एतमाद के साथ कहा, करीम भैया, एक तरीका मैंने सोच लिया है। तरीका यह है कि मैं शाम के वक्त जैनी धर्म का स्वामी बनकर उसके पास क्लब में या जहां वो शाम को सहेलियों या दोस्तों के साथ बैठती है जाकर उसे मिलूंगा और अपनी बातों से उसके दिल को अपने कब्जे में कर लूंगा। करीम भाई मुस्कराने लगा, तुम कमांडो हो, कोई जादूगर या नकली करामतें दिखाने वाले साधु जोगी नहीं हो। यह काम इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। मीनाकशी मॉडर्न हिंदुस्तान की ऊंची सोसाइटी की पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की है। उसने हर घाट का पानी पिया है। वो अमेरिका में भी 4 साल गुजार चुकी है। वो इतनी आसानी से तुम्हारी बातों से मुतासर नहीं होगी। लेकिन जो मुझे मालूम था वो करीम भाई को मालूम नहीं था।
मीनाकशी के जो राज मुझे चंद्रिका बता गई थी, उनकी भी करीम भाई को कोई खबर नहीं थी। अगर मैं उसे चंद्रिका की बातें बता देता तो करीम भाई कहता कि अभी जाकर मीनाकशी से मुलाकात करो, मगर मैं मजबूर था। करीम भाई को चंद्रिका के बारे में कुछ नहीं बता सकता था। मैंने कहा, करीम भैया, मैंने हिंदू धर्म के तमाम फ़िरक़ों का गहरा मुताला किया है। मैंने हिंदू धर्म के बारे में बहुत इल्म हासिल किया हुआ है। मुझे 4 वेदों सूत्रों का भी इल्म है, और जैन धर्म के बारे में तो मैंने गहरा मुताला किया हुआ है। तुम बेफिक्र रहो, मैं इंशाअल्लाह ताला इस मिशन में नाकाम नहीं होगा। मेरी ये पहली कमांडो मुहिम कामयाबी से हमकनार होगी। करीम भाई मुझे इस कदर पुरतमाद देकर हैरान सा ज़रूर हुआ, मगर यह बात उसके वहम गुमान में भी नहीं आ सकती थी कि मेरे हाथ एक ऐसा खुफिया मंतर आ गया है जिसके फूंकने से मेरे इंतहाई अहम कमांडो मिशन का पहला दरवाज़ा खुल जाएगा। कहने लगा, ठीक है, अगर तुम तैयार हो तो मैं भी तैयार हूँ। मीनाकशी के बारे में मैंने अपने ज़राए से सब कुछ मालूम कर लिया है कि उसकी मसरूफियात क्या क्या हैं। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, मीनाकशी को डांस और म्यूज़िक का बड़ा शौक़ है। वो शाम के वक्त अहमदाबाद के मशहूर और ऊंची सोसाइटी के डांस सेंटर साराभाई डांस सेंटर में क्लासिकल डांस की तालीम हासिल करने जाती है। ये कोई डांस का सिर्फ स्कूल नहीं है, बल्कि ऊंची सोसाइटी की औरतों और अहमदाबाद के अमीर गुजराती सेठों और सरकारी अफसरों के नौजवान लड़कों का एक तरह से क्लब भी है। यह डांस सेंटर साराभाई मरहूम की बेटी रीना लेनी चलाती है। यह डांस सेंटर अहमदाबाद के बादशाह सुल्तान अहमद शाह गुजराती की मशहूर तारीखी मस्जिद के करीबी वाक़ है। तुम्हें यह भी मालूम होना चाहिए कि अहमदाबाद का शहर सुल्तान अहमद शाह गुजराती ने आबाद किया था। मैं चाहूँगा कि तुम सुबह यहाँ से निकल कर सीधे अहमदाबाद में सियाहों के मशहूर होटल ट्राइडेंट होटल में जाकर अपने लिए कमरा ले लो। वहाँ तुम यही ज़ाहिर करोगे कि तुम दिल्ली से जैन मंदिरों और गांधी जी के आश्रम की यात्रा करने अहमदाबाद आए हुए हो। ये एक 5 स्टार होटल है, मगर तुम्हारे मिशन का तकाजा है कि तुम उसी होटल में जाकर क़याम करो। हाँ, 2 दिन ही क़याम करो। इसके लिए मैं तुम्हें कुछ रकम मुस्लिम कमेटी के फंड में से निकाल कर दे दूंगा। मुझे चूंकि अपने मिशन की कामयाबी पर पूरा भरोसा था, इसलिए मैंने करीम भाई से कहा, करीम भैया, तुम मुझे सिर्फ 1 दिन 1 रात होटल का खर्चा दे देना, इसके बाद सारा इंतज़ाम मैं खुद कर लूँगा। वो गहरे गौर व फिक्र के अंदाज में आहिस्ता आहिस्ता सर हिलाता रहा। फिर बोला, मेरा ख्याल है तुम अपने लिबास में सफ़ेद कुर्ता पजामा और नेहरू जैकेट ही रखना। तुमने मीनाकशी को अपने लिबास से नहीं, बल्कि अपनी बातों और अपने जैन धर्म के इल्मों वाली गुफ्तगू से मुतासर करना है। हाँ, ये कपड़े ठीक रहेंगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा ही एक नया जोड़ा सुबह अपने साथ लेता हूँगा। कुछ ही देर बातें करने के बाद करीम भाई अगले रोज़ आने का वादा करके चला गया। मैं मीनाकशी से मुलाकात और उसके साथ अपनी अहम तरीन तारीखी मुलाकात के बारे में सोचता रहा और फिर सो गया। दूसरे रोज़ करीम भाई दिन के 10-11 बजे के करीब आ गया। उसके हाथ में शायद बैग था, जिसमें मेरे लिए सफ़ेद खद्दर का पजामा कुर्ता और नई बादामी रंग की वास्कट थी। मैं नहा धोकर तैयार हो चुका था, फ़ौरन नया जोड़ा पहन लिया। करीम भाई अपने साथ मीनाकशी की एक पासपोर्ट साइज़ की तस्वीर भी लाया था। उसने मुझे तस्वीर दिखाई और कहा कि यह मीनाकशी की 1 माह पहले की उतरी हुई तस्वीर है। मुझे यकीन है कि तुम साराभाई डांस सेंटर में उसे पहचान लोगे। फिर उसने एक लिफाफा मुझे थमाते हुए कहा, इसमें 2000 रुपये के नोट हैं। ट्राइडेंट होटल का 24 घंटे सिंगल बेडरूम का किराया 800-900 रुपये के करीब है। बाकी रुपए तुम अपने पास रखना, तुम्हारे काम आएंगे। अगर मज़ीद रुपयों की ज़रूरत पड़े तो मुझे मेरे खुफिया टेलीफोन नंबर पर टेलीफोन कर देना, तुम्हें रुपए पहुंच जाएंगे। मैंने कहा, करीम भैया, इसकी नौबत नहीं आएगी, तुम बेफिक्र रहो। करीम भाई ने हैरान सा होकर मेरी तरफ देखा और पूछा, क्या बात है, तुम्हारे हाथ कोई खुफिया ख़जाना तो नहीं आ गया? मैंने हंसकर कहा, करीम भाई, मेरा खुफिया ख़जाना तो मेरा अपने अल्लाह पाक और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान है। मेरी ये मुहिम इस्लाम और पाकिस्तान की मुहिम है। मैं अगर अपने मिशन में साबित कदम रहा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े मेरी ज़रूर मदद करेगा। करीम भाई बड़ा खुश हुआ, कहने लगा, माशा अल्लाह ताला, पाकिस्तान के हर नौजवान का यही अकीदा और ईमान होना चाहिए। हमारे लिए पाकिस्तान इस्लाम का कला है। इस कले को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बनाकर कायम रखने में हम हिंदुस्तान के मुसलमानों की बका है। अब अल्लाह का नाम लेकर उठो, मैं तुम्हें ट्राइडेंट होटल के करीब उतार दूंगा।
करیم भाई की पुरानी मोरस गाड़ी को क्वार्टर के हक में दरख्तों के नीचे खड़ी थी। हम गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी शहर की तरफ चल पड़ी। आसमान पर बादल भी थे और कभी धूप भी निकल आती थी। फिजा में हब्स था। गाड़ी शहर के मज़ाफ़ात में से निकलकर शहर की गुंजान आबादी वाले इलाके में आ गई। यहाँ काफ़ी ट्रैफिक थी, दुकानें खुली थीं, ज़्यादातर कपड़ों की दुकानें थीं। अहमदाबाद में कपड़ा बनाने के बेशुमार कारखाने थे। ये शुरू ही से पर्चा साजी की सनत का बहुत बड़ा मरकज़ रहा था। अहमदाबाद मॉडर्न शहर भी था, पुराना शहर भी था। इसके बाज़ारों में मॉडर्न और कदीम दोनों ज़बानों का इम्तजाज था। एक तरफ अगर बिजली की लोकल ट्रेनें चलती थीं और दूसरी तरफ बाज़ारों में बैलगाड़ियाँ इस इलाके में चलती थीं। अगर शहर के फैशनेबल इलाके में हाई राइज बिल्डिंगें थीं तो शहर के अंदर नीम रोशन गली कूचों में पुराने मकान और पुराने जैन मंदिर भी थे। मगर इस शहर की इस्लामी अहद में तमीरशुदा तारीखी इमारतें और मस्जिदें सियाहों को सबसे ज़्यादा अपनी तरफ खींचती थीं। उनमें कुतुब शाही अहद की मशहूर तालाब और सतूनों वाली मस्जिद थी। शहर के मरकज़ में कंकरिया नाम की मशहूर झील और पार्क वाक़या था, जिसे सुल्तान कुतुबुद्दीन ने अपने अहद में बनवाया था। मुग़ल अहद हुकूमत में इस झील के गिरदा गिर्द एक जंगल होता था, जहाँ शहनशाह जहांगीर शिकार खेलने आया करता था। कंकरिया झील को अब बड़ा मॉडर्न कर लिया गया है और उसमें पैडल से चलने वाली कश्तियाँ चलती हैं। झील के इर्द गिर्द संगे मरमर की बारादरियाँ अभी तक अपनी शान व शिकवा के साथ मौजूद हैं और इस्लामी अहद के जाहो जलाल की नुमाइंदगी करती हैं। यहाँ शाही मेहमानों के नहाने के लिए उन बारादरियों के नीचे बावली की शक्ल में एक शाही हमाम भी बना है, जिसके अब सिर्फ वसारी बाकी रह गए हैं। झील की एक जनब हमारे लाहौर के शालामार बाग की तर्ज का एक बाग भी है। इंडिया के इस तारीखी शहर अहमदाबाद में रहने के बाद मुझे मालूम हुआ कि इस शहर के कल्चर पर इस्लामी कल्चर की गहरी छाप लगी हुई है। गुजराती ज़बान में फ़ारसी और अरबी के बेशुमार अल्फाज बोले जाते हैं और यहाँ मुसलमान बादशाहों के ज़माने की कई तारीखी इमारतें और मसाजिद मौजूद हैं। करीम भाई की मोरस गाड़ी अब शहर के गुंजान इलाके से निकलकर शहर के फैशनेबल इलाके में दाखिल हो चुकी थी। गुजराती औरतें साड़ियों के अलावा शलवार कमीज़ में भी मलबूस थीं। नौजवान लड़कियों ने पतलून कमीज़ भी पहन रखी थी। कितनी लड़कियां स्कूटर चलाती भी नजर आईं। हमारी गाड़ी एक कुशादा सड़क पर से गुजर रही थी, जिसकी एक जानब कोठियाँ और बंगले थे और दूसरी जानब ऊंची बिल्डिंगें खड़ी थीं। फिर एक पार्क आ गया। करीम भाई ने उस पार्क के पीछे आकर गाड़ी एक तरफ खड़ी कर दिया। ट्राई नट होटल इस पार्क के जनूबी गेट के बिल्कुल सामने है। अब तुम वहां जाओगे और अपने मिशन का आगाज़ करोगे। सारा भाई डांस सेंटर का हदूद अरबा और एड्रेस मैंने तुम्हें बता दिया है। वहाँ तुम शाम होने के बाद जाओगे और यह ज़ाहिर करोगे कि तुम अपने किसी रिश्तेदार लड़की को वहाँ डांस की तालीम दिलवाना चाहते हो। मीनाकशी वहाँ शाम को ज़रूर आती है, उसे तुम पहचान लोगे। इसके बाद तुम्हारी ज़हानत और चर्ब ज़बानी का इम्तिहान शुरू हो जाएगा। खुदा हाफिज़। मैं गाड़ी से निकलकर खामोशी से पार्क के जनूबी गेट की तरफ चल पड़ा। करीम भाई गाड़ी मोड़कर वहीं से वापस चला गया। दिन के 11 साढ़े 11 बजे का वक्त होगा। पार्क में बच्चे फुटबॉल वगैरह खेल रहे थे। मैं पार्क के जंगले वाली दीवार के साथ साथ फुटपाथ पर चला जा रहा था। मेरे बाएं हाथ की कलाई पर जैन धर्म का मंगलसूत्र बंधा था। माथे पर जैन धर्म का सफ़ेद तिलक लगा था। लिबास सफ़ेद खद्दर पजामे का था। पाँव में कोल्हापुरी चप्पल थी। मैं बिल्कुल जैनी हिंदू लग रहा था। जनूबी गेट पर आकर मैंने सामने निगाह डाली। कुशादा सड़क की दूसरी जानब एक 3 मंजिला 5 स्टार होटल की मॉडर्न बिल्डिंग खड़ी थी। मैं सड़क क्रॉस करके होटल के गेट में से गुजरता हुआ उसकी लॉबी में आ गया। बाहर कुछ गाड़ियां और एक टूरिस्ट बस खड़ी थी। लॉबी का दरवाज़ा शीशे का था। अंदर की फिज़ा कूलिंग की वजह से हल्की हल्की खुनक थी। फिज़ा में रजनीगंधा के फूलों की धीमी धीमी महक रची हुई थी। इन फूलों के बड़े बड़े गुलदस्ते लॉबी के कोनों में क्रिस्टल की मेज़ों पर सजे हुए थे। काउंटर पर एक लड़की फ़ोन सुन रही थी। मैं उसके पास आ गया। लड़की नौजवान थी। बालों के जोड़े में मोतियों के सफ़ेद फूल सज रहे थे। उसने सब्ज किनारों वाली जर्द रंग की रेशमी साड़ी पहन रखी थी। ये दोनों रंग गुजरात काठियावाड़ के ख़ास रंग हैं। लड़की ने टेलीफोन रख दिया और मेरी तरफ देखकर मुस्कराते हुए अंग्रेज़ी में कहा, मैं क्या खिदमत कर सकती हूँ। मैंने उसे बताया कि मैं दिल्ली से अहमदाबाद के तारीखी मंदिरों की यात्रा को आया हूँ। मेरा नाम दास वर्धन है। मैं 2-3 दिन होटल में क्याम करूँगा।
लड़की ने बड़ी खुशी गलाकी के साथ एक कार्ड मेरे आगे रख दिया। प्लीज़ इस पर अपना नाम और दिल्ली का एड्रेस लिख दें। मैंने कार्ड पर अपना नाम दास वर्धन और दिल्ली का एक जेली एड्रेस लिख दिया। उसने अपने रजिस्टर पर भी मेरे नाम का इंदराज किया और 800 रुपये की अदायगी के लिए कहा। मैंने उसी वक्त अदायगी कर दिया। लड़की ने एक होटल बॉय को इशारा किया और चाबी उसको देकर कहा, साहब को ऊपर उनके कमरे में पहुंचा दो। लड़की ने मुझसे मेरे सामान के बारे में दरियाफ्त किया तो मैंने कहा, मैं टूरिस्ट हूँ, इंडियन टूरिस्ट, मेरे पास कोई सामान नहीं है। लड़की मुस्करा दिया। मैं होटल बॉय के साथ लिफ्ट में सवार होकर होटल की दूसरी मंजिल पर आ गया। मेरा कमरा दूसरी मंजिल पर था। सिंगल बेडरूम वाला कमरा था। मुख्तसर मगर खूबसूरत फर्नीचर सजा था। टेलीफोन भी लगा था। मैंने होटल बॉय को 5 रुपये टिप दिए और कहा कि अभी मैं स्वामी नारायण जी के मंदिर जा रहा हूँ, 1 घंटे बाद आकर भोजन करूँगा। मैं जैनी हूँ, सिर्फ दही और सब्जी खाऊंगा। होटल बॉय ने कहा, ओके सर।